हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं फिजिक्स चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में ब्रेन वाइज जो है चैनल, उसके प्लेलिस्ट में जा करके आप इन तीनों वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि 2025 में हम लोगों को बोर्ड एग्जाम भी क्लियर करना है और साथ साथ में नीट और जेई को भी फोड़ना है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं लेक्चर नंबर 4 का स्टार्टिंग। तो आइए करते हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का, है ना। तो चलो भाई करते हैं शुरू। ठीक है, तो चलिए देखिए, अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों कूलम का नियम। कूलम का नियम देखिए, कूलम, कूलम्स लॉ, इंग्लिश में अगर बोलो तो कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ। तो आइए सबसे पहले कूलम्स ने दो आवेशों के बीच क्या क्या कहा, आइए समझते हैं। क्योंकि हम लोगों को पता है कूलम का नियम, पता नहीं है फिर भी बता रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को जरूर बताएंगे। कूलम ने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, दो बिंदु आवेश को लिया, क्योंकि कूलम का नियम दो बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। तो कूलम ने दो बिंदु आवेश लिया, उन आवेशों के बीच क्या कहा आइए सुनते हैं, उसके बाद कूलम के नियम को कंप्लीट करते हैं। कूलम ने क्या कहा भैया कि प्लस और प्लस आवेश, क्या प्लस 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 आवेश, जब एक प्रकार का आवेश होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, एगो चलिए दूसर का बतवा का कहल है, थोड़ा ध्यान दीजिए कि चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा ही। तो इसको भी लिख लो, नहीं तो बहुत बच्चा को टेंशन हो जाता है कि माइनस माइनस तब क्या करेगा। तो माइनस माइनस भी क्या करेगा दोस्तों, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, प्रतिकर्षित करता है। चलिए बहुत अच्छी बात। लेकिन भैया अगर प्लस और माइनस रहे तो याद रखना एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। एकदम दोस्तों, एकदम बेसिक से एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब एगो चीज देखिए, यदि प्लस प्लस रहेगा तो इसमें किस प्रकार का बल लगेगा, तो प्लस और यदि प्लस रहे तो इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अगर भैया ध्यान दे दो थोड़ा सा, अगर दोगे ध्यान ठीक ठाक तो फिर मजा आएगा पढ़ने में। क्योंकि फिजिक्स जो होता है ना दोस्तों, फिजिक्स बोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। लेकिन इंटरेस्ट तब लगेगा जब आप समझ पाएंगे, और समझ तब पाएंगे जब आप एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। हम तो डायरेक्ट कूलम का नियम बता सकते थे, पर नहीं, आपको एकदम जीरो लेवल से लेके चलना है। ठीक ना। दूसरी बात कि अगर प्लस और माइनस रहे तो इसमें आकर्षण बल लगेगा। क्या, आकर्षण बल लगता है, एकदम आराम से समझिए, लगता है। ठीक है भैया, अब देखिए थोड़ा सा, प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल, दो आवेशों, ये कौन कह रहा है, कूलम ही कह रहा है, हम नहीं कह रहे। दो आवेशों के आकर्षण
आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को बल को क्या बोलेंगे? विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल कहते हैं। आय हाय, ठीक है। अब ये वो चीज और ध्यान दो, विद्युत बल ही क्या है? विद्युत बल को ही हम लोग कूलम बल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? कूलम बल बोलते हैं। अब विद्युत बल किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो यहां देखिए, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। विद्युत बल निम्न निम्न पर निर्भर करता है। कौन कौन? नंबर एक, आवेशों आवेशों के बीच की दूरी पर। हाय 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 हाय। दूसरा, आवेशों के बीच की दूरी पर। दूसरा दोस्तों, आवेशों के माध्यम के प्रकृति पर। किस किस पर? आवेश के बीच की दूरी पर करेगा। दूसरा, आवेश किस माध्यम में चल रहा है उसकी प्रकृति पर भी विद्युत बल निर्भर करता है। अब यहां पे और एक चीज ध्यान दे दीजिए, और एक चीज हम लोग ध्यान दे देते हैं कि विद्युत बल इसमें और एक चीज ध्यान देते हैं हम लोग कि विद्युत बल जो होता है ना, लिखेंगे आवेश आवेश चाहे निर्वात में हो। अब आप बोलेंगे निर्वात क्या है सर? निर्वात क्या है सर? निर्वात का मतलब होता है दोस्तों जहां हवा नहीं होती है। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहां हवा नहीं होती। तो कहता है आवेश चाहे निर्वात में हो, निर्वात में हो या वायु में में हो, दोनों जगह, दोनों हो, दोनों जगहों पर विद्युत बल ही लगता है। ये बात तो क्लियर हो गया। ये सब छोटे छोटे चीजें, पर छोटा छोटा चीज बहुत बड़ा काम कभी कभी कर देता है ना, इसलिए छोटे छोटे चीजों को भी जान लेना चाहिए। तो आइए अब हम लोग चलते हैं कूलम के नियम पर। तो कूलम के नियम क्या कहता है, आइए पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद उसको ड्राइव करते हैं। तो भैया कूलम के नियम को देख लो। कूलम के नियम, ठीक है दोस्तों। लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विरामावस्था में स्थित, विरामावस्था का मतलब क्या होता है? रेस्ट, स्थिर अवस्था। हाँ, तो कहता है इस नियम के अनुसार विरामावस्था में स्थित किन्हीं किन्हीं दो आवेशों, किन्हीं दो बिंदु आवेश, क्या? बिंदु आवेश, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण, आकर्षण का मतलब क्या होता है?
एक दूसरे को खींचना। आकर्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक दूसरे को खींचना। यहाँ पे हमने आकर्षण बल लिखा है कहीं पे, हाँ, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। आकर्षण बल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को खींचना, और प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को धकेल देना। समझ रहे? हाँ, बल समझ रहे? धकेलना किसको बोलते हैं भैया, और खींचना किसको बोलते हैं भैया? जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो अट्रैक्शन होता है ना किसी भी चीज पर। यहाँ पे एक बहुत अच्छा फूल रखा हुआ है, आपने उस फूल को देखा, आपको वो फूल अट्रैक्ट कर लिया, मतलब वो आपको खींच रहा, पर आपने यहीं पे खराब चीज देख लिया, ए ची 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 बाहर ऐसे करने लगते ना। तो एक होता है अट्रैक्शन, उसकी ओर चला जाना, और एक होता है प्रतिकर्षण, दूर चला जाना। तो वही कह रहा है कि कहता है इस नियम के अनुसार विरामावस्था में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण का गुणनफल तथा दोनों आवेशों के बीच दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, गुणनफल के समानुपाती नहीं लिखे, अच्छा, गुणनफल के समानुपाती, यहां समानुपाती लिखे हैं दोस्तों, अगर नहीं दिख रहा है तो क्षमा चाहते हैं। समानुपाती, क्योंकि हम इधर पहले ही लिख दिए ना, गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, फिर इधर इसको ड्राइव करते हैं। लीजिए ना स्क्रीनशॉट फटाक से, हाँ तो ले लिए ना। अब चलो मिटा दे रहे इसको, ठीक है दोस्तों। हाँ, क्या करेंगे, यही मेरा डस्टर है, यही जो भी बोलो सब कुछ यही है भाई। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन के अनुसार चलते हैं। कह रहा है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ पे मेरा एक चार्ज है, जरूरी नहीं कि ये माइनस चार्ज में ही है। Q1 मान लीजिए ये Q1 है, और यहाँ पे एक चार्ज Q2 है। दोनों प्लस भी हो सकता है, दोनों माइनस भी हो सकता है, दोनों प्लस या माइनस भी हो सकता है। आपको जैसा चाहिए आप ले लीजिए, हमने दोनों प्लस ले लिया। अगर आप कहे माइनस तो माइनस भी ले लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने आर माना। क्या माना? आर माना। तो कह रहा है Q1 और Q2 के बीच, अगर दोनों प्लस है तो Q1 और Q2 के बीच किस प्रकार का बल लग रहा होगा? प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों सेम प्रकार का आवेश है, तो ये एक दूसरे पर क्या करेगा? रिपेल करेगा ना, एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, दूर हटाएगा। अगर यही माइनस ले ले तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो क्या कह रहा है कूलम का नियम? आइए इस नियम से देखते हैं, इस नियम से देख रहे हैं, ठीक है। कूलम का नियम कह रहा है कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, यानी F है, वो समानुपाती है दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 Q2, इसको 1 मान लिए। तथा और एक बात क्या बोल रहा है कि ये जो रिपेल फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये व्युत्क्रमानुपाती किसका? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है किसका? दूरी का। ये भी कह रहा है ना भैया। तो अब यहां पे देखो जी, एफ का वैल्यू ये है, एफ का भी वैल्यू ये है, तो हम लोग इसको इंप्लाइज दैट लिख सकते हैं एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी को हम लोग फिर से अगर यहां पे समानुपाती को हटाएं
तो यहां क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। चलिए हम लोगों को एक इक्वेशन मिल गया, किसका, कूलम बल का। भैया कूलम बल के इस समीकरण को, कूलम बल के इस समीकरण को, इस समीकरण को कूलम का अदिश नियम भी कहते हैं। कूलम के नियम जो है दोस्तों, कूलम के नियम जो है, इस कूलम के नियम का जब इस फॉर्मूला को हम लोग प्राप्त करेंगे तो ये कूलम के नियम को कूलम का अदिश नियम भी कहते हैं। कूलम का अदिश नियम भी कहते हैं। एक थोड़ा सा ये सब कर दे रहे हैं कि ये क्या चीज है नहीं है। एफ जो है, एफ जो है आकर्षण, एफ आकर्षण और का है उतना डायरेक्ट विद्युत बल है या कूलम बल है। कूलम बल लिखेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा न्यूमेरिकल करने में, है ना। कूलम बल है या विद्युत बल है। के आप के अभी लिखेंगे क्योंकि के बारे में थोड़ा लंबा चौड़ा जानकारी हासिल करना है। पहले Q1 क्या है, आवेश है। Q2 क्या है, Q2 भी आपका आवेश है। अगर R की बात करूं तो R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो ठीक है, हम लोगों को समझ में आया। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको भी मिटाते हैं और के बारे में थोड़ा बढ़िया से जानते हैं ना। चलो इसको भी देखो मेरा डस्टर कमाल का है और जादुई जादुई डस्टर है, देखो कैसे मिटा रहा है ना, देखो मिट गया आराम से, है ना। तो अब हम लोग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो के जो है ना भैया, के क्या है, समानुपाती नियतांक है। डिफिनेशन में अभी देखें के, जहां पे अगर देखो के क्या है, समानुपाती नियतांक है। क्या है, समानुपाती नियतांक। यही के आपका कूलम नियतांक भी कह सकते हैं, इसको कूलम नियतांक भी कह सकते हैं, या फिर इसी के को हम लोग स्थिर स्थिर वैद्युत बल नियतांक कह सकते हैं। एकदम डीपली पढ़ो दोस्तों, एकदम जीरो से पढ़ो, टेंशन नहीं लेना है जी, हम है ना फुटा देंगे मतलब का सर, भैया एकदम अच्छे से करेंगे, टेंशन फ्री रहिए आप लोग, बस हमारे साथ जुड़ जाइए खाली, देखिए क्या होता है। तो अब यहाँ पे अब के बारे में और कुछ जानकारियां हासिल करना है। यहां पे लिखेंगे के निम्न पर निर्भर करता है, यानी के किस पर निर्भर करेगा ये भी बात जरूरी है। के निम्न पर निर्भर करता है, पहली बात दोनों आवेशों के परिमाण पर, दोनों आवेशों के परिमाण पर। देखिए बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन एकदम आराम से पूछेगा, है ना। बोर्ड एग्जाम बच्चों के लिए एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, आवेशों आवेशों के आवेशों के प्रकृति, आवेशों के माध्यम के प्रकृति पर भी करेगा, प्रकृति पर भी करेगा। ठीक है, आवेशों के परिमाण पर ये डिपेंड करेगा, कौन, के। आवेशों के माध्यम की प्रकृति पर भी कौन डिपेंड करेगा, के।
ठीक है दोस्तों। अब एक चीज ध्यान दीजिए, के जो कांस्टेंट है, के क्या है, एक कांस्टेंट है किसका, कूलम बल का कांस्टेंट यानी नियतांक जिसको बोलते हैं। और के का मान जो आपको याद रखना, के इंटू 10⁹ अब यूनिट आप निकाल सकते हैं यहां से ही, क्या आ जाएगा 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ये हो गया। अगर आप के का विमाएं भी पूछ लेता है, अगर आप विमाएं की बात करें, देखिए बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए तो ये विमाएं एकदम पूछिए लेता है। ठीक है, तो विमाएं कैसे निकालोगे, तो न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहले से क्या है कूलम है, सॉरी मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। और कूलम जो होता है, कूलम आपका यहाँ पे बटे में है ना, कूलम होता है ए और टी, इसका डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया डायमेंशन, तो यहाँ स्क्वायर है। पहले इस सब का भी डायमेंशन कर लेते हैं, केजी को केजी लिख लेते हैं एक बार, केजी मीटर एगो और दूगो और एगो तीन गो मीटर क्यूब, ठीक है, पर सेकेंड का स्क्वायर बट्टे में यहाँ पे ए और टी कर लिए, ठीक है ना भाई। देखिए यहां से डायमेंशन भी आ जाएगा। अब देखो केजी को क्या बोलते हैं एम, मीटर क्यूब मतलब एल, सेकेंड स्क्वायर मतलब टी पर पावर -2, यहां बट्टे में है ए और टी का स्क्वायर है दोस्तों, स्क्वायर, ये दोनों में स्क्वायर लगा लो और एक बार यहां लिखो एम एल क्यूब, एकदम निकालने सिखा रहे हैं ताकि आप आराम से निकाल लोगे। ऊपर ले जाओगे तो ए पर -2 आ जाएगा और टी भी ऊपर ले जाओगे तो टी पर -2 आ जाएगा। चलिए अब एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, एम कहीं है नहीं है तो एम आपका आ गया, एल है क्या नहीं है तो एल भी जैसे है वैसे ही रहने दो। उसके बाद टी क्या गो, यहाँ दूगो और दूगो क्या गो हो गया, टी -4 हो गया, ए क्या गो -2। ये आपका किसका, के की विमाएं हुई, किसका दोस्तों, के का विमाएं हो गया। अब यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, अगर याद नहीं रहा तो क्या करोगे आप यहां से निकालोगे, कैसे देख लीजिए। अगर के आप निकालना चाहोगे तो एफ इधर आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू हो गया एफ आर का स्क्वायर अपन Q1 Q2, ठीक है। देखिए एफ का क्या हो जाएगा न्यूटन, आर मींस दूरी मीटर स्क्वायर, और यहां आवेश का क्या था कूलम, क्या गो कूलम दूगो, तो ये क्या बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप देखिए इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं किसी का भी यूनिट, ठीक है। तो चलिए आप लोग को एक काम करना है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कूलम के नियम का ग्राफ करते हैं, ग्राफ के बाद हम लोग कूलम के नियम का सदिश रूप करेंगे, है ना। तो मिटा रहे हैं जल्दी, हम जब तक झुकेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ तो ले लिए ना भैया, अब हम लोग देखने वाले हैं, हाय हाय क्या क्या क्या, तो चलो चलो करते हैं इसको मिटा मिटा के दूर, चलो भाई ने बोलते हैं ने, हाय हाय। तो अब हम लोग देखते हैं, लिखेंगे कूलम के नियम। देखिए यहां पे कूलम एफ क्या है, व्युत्क्रमानुपाती 1/r² था ना, इसका मतलब क्या हुआ, यह व्युत्क्रम व्युत्क्रम वर्ग नियम है, पता है ना, नियम है। मतलब कूलम का नियम, यहां एक चीज और सीखने को मिल गया कि कूलम का नियम व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करें, इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाओ ग्राफ बना लू, ये ले लिया,
ये हमने क्या किया, तू ऊपर जा, बल लगा, जितना लगा सकता है हमने बल ले लिया। अब हमने इधर ये जो डायरेक्शन है ना, यहां पे हमने देखा कि ये रेडिएशन। तो भैया देखिए एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, रट रटा के खतरनाक तरीके से घटेगा ना, स्क्वायर है। यानी जैसे ही दूरी बढ़ेगा ये एकदम इतना जोर से घट जाएगा। ये ग्राफ हो गया किसका, कूलम के नियम का, जो इक्वेशन आया उसका। तो यहां से देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एकदम रटा फुटा के पूछता है। क्या पूछता है कि अगर आर को 2 गुना कर दे, आर को 2 गुना कर दे तो एफ कितना मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब तब आपको एफ जो मिलेगा वो कितना, एफ बटे 4 मिलेगा। ध्यान दो भाई, अगर हमने आर का वैल्यू रख दिया 1/3, तो हमको यहां फोर्स क्या मिलेगा, 1/3, मतलब यहां हो गया एफ बटे 1/3 का स्क्वायर, ये ऊपर चल गया। इसका मतलब जो है फोर्स कितना, 9 गुना बढ़ेगा, अगर आर का वैल्यू ऐसे ले लिए तो। अगर भैया आर का वैल्यू, ध्यान दो, ऐसे पूछेगा, यदि यदि बोलेगा कि ए और Q1 Q2 एक चार्ज है, दो चार्ज है, दो आवेश है, उनके बीच की दूरी r है। यदि r की दूरी 2 गुना कर दी जाए तो बल का मान क्या होगा, या बल बढ़ेगा घटेगा, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, मतलब कितना के जगह वो नंबर लिख देगा। ठीक है, इसलिए आप इसमें से आर का वैल्यू आप बढ़ाओगे तो आप देखिए जितना दूरी बढ़ेगा कूलम बल उतना कम होते जाएगा। देखो ना, यहां पे जब था इतना पे वैल्यू, तो ये एकदम शीर्ष पर था। जैसे जैसे आर की दूरी बढ़ते गया, आर की दूरी बढ़ते गया, फोर्स क्या हुआ, घटते गया। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हुआ, घटते गया। समझ में आया, कूलम बल घटते जाएगा, और जैसे इसको करीब लाते जाओगे कूलम बल बढ़ते जाएगा। यही बात ना है जी, ठीक है, समझ में आ गया ना, एकदम आ गया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं भैया कूलम, ठीक, कूलम के नियम का सदिश रूप, क्या सदिश रूप, यानी वेक्टर फॉर्म में हम लोग देखेंगे इसको, वेक्टर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। जो हमने पहले देखा वो क्या था, स्केलर फॉर्म था, अदिश फॉर्म था। अब देखने जा रहे हैं क्या, सदिश फॉर्म। तो आइए समझते हैं ये एकदम ठीक ठाक से, यहीं पे बना देते फिगर ताकि उधर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, या तो चलो यही बनाते हैं। यहां पे एक चार्ज मान लीजिए Q1 है, ठीक है, दूसरा चार्ज मान लीजिए यहां आपका Q2 है। अब इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r है, क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है दोस्तों, r है। हमने चलो r ले लिया, हाय 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 मेरी जान, चलो r ले लिया। अब देखिए अगर मान लीजिए ये दोनों सेम प्रकार का चार्ज है, तो ये Q1 किस पर फोर्स लगाएगा, Q2 पर, कि तुम उधर भागो मेरे सामने मत रहो, यही कहा। तो ये इधर इधर भागेगा, तो यहां पे डायरेक्शन देगा वेक्टर फॉर्म में। तो भैया Q1 किस पर फोर्स लगा रहा है, 2 पर, यानी 2 ड्यू टू 1,
यानी एक किस पर बल लगा रहा है, दो एक पर धक्का दे रहा है कि दो तुम भागो उधर, ठीक है। अब वैसे Q2 जो है Q1 पर बल लगाएगा, लगाओ लगाओ लगाओ। यहां पे अगर देखो डायरेक्शन तो ये देखिए क्या हो जाएगा, आप इसका बोलो कैसे लिखोगे। Q2 किस पर फोर्स लगा रहा है, 1 पर, कौन, 2, ठीक। अब एक बात ध्यान दो जी, जब वेक्टर फॉर्म में हम करेंगे, निकालेंगे, तो हमको यहां डायरेक्शन तो चाहिए ना। तो ये Q1 जो है, Q1 जो है, Q1 का डायरेक्शन किधर है, इधर है। किसके तरफ है, Q2 के तरफ है। यानी इसका यूनिट वेक्टर R12 हम लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन किधर दिखा रहा है, उधर दिखा रहा है। वैसे ही ये इसका डायरेक्शन किधर, ये इस पर ना फोर्स लगाएगा, किस पर फोर्स लगाएगा, Q1 पर, कि तुम मेरे नजर के सामने से हटो, है ना। तो चलो ये लगाएगा, तो ये Q2 किस पर लगाएगा, Q2 Q1 पर लगा रहा, तो यहां हो जाएगा R21 यूनिट वेक्टर, यही होगा। चलिए हम लोगों का फिगर बना। अब कूलम के नियम का सदिश रूप हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कूलम का अदिश रूप क्या था, कूलम का अदिश रूप क्या था जी। तो हम लोगों ने देखा कि F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये ना, अपॉन R स्क्वायर, ये ना था। ये कौन सा रूप था, अदिश रूप, अदिश रूप, ठीक है दोस्तों। अब इसको चेंज करना है सदिश रूप। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परिमाण, क्या बोलते हैं, परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड। इंग्लिश में थोड़ा सा इसको लिख रहे हैं, या फिर लिख दो ना भाई, परिमाण। अब परिमाण में अगर आप इकाई सदिश को गुना कर दोगे, इकाई सदिश को, तो आपको मिलेगा सदिश, क्या मिलेगा आपको, सदिश, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, सदिश मिलेगा। यानी मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर होता है। तो यहां पे अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा कर रहे हैं, तो बोलिए एफ सदिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। जैसे ही सदिश लगाएंगे इसमें यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तो यहां हो गया के इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। कैप, जब कैप जो होता है ना, कैप का साइन यूनिट वेक्टर होता है, इकाई सदिश का साइन होता है कैप, ठीक है। और यदि आप तीर का निशान दे दिए तो वो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, स्थिति सदिश हो जाएगा। तो यहां पे अब देखो जी, इस तरह से हुआ। चलो हम लोगों का ये वेक्टर फॉर्म तो आ गया है, लेकिन भैया अगर हमको बोले कि फोर्स 1 2 निकालिए, वो तो निकाल के दिखाना होगा ना, नहीं तो कैसे चलेगा। तो अब हम लोग फोर्स 1 2 यहां पे 1 2 कर रहे हैं, और फोर्स 1 2 इज इक्वल टू, ये सब जैसे तैसे रहने दो, इसको भी आप एक काम करो, आर का स्क्वायर ही रहने दो, खाली चेंज यहां हो जाएगा। अब 1 2 1 2 पर कौन फोर्स लगा रहा है, ध्यान दीजिए, 1 2 इसकी तरफ Q2 का डायरेक्शन, यानी Q2 क्या कर रहा है, 1 पे फोर्स लगा रहा है, तो इसका डायरेक्शन किधर है, इस दिशा में, यानी यहां पे यूनिट वेक्टर आ जाएगा R21, क्या आ जाएगा, R21 आ जाएगा। ये हम लोगों का एक सदिश रूप मिल गया, क्या मिल गया, सदिश रूप मिल गया। आप एक काम करो, आप एक काम करो, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अब हम लोगों को क्या करना है, अगर F21 निकालना है तो बस कुछ मत करो, इसको खाली पलट दो, तो यहां हो जाएगा K
Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर इंटू R12 ये हो गया। ये दूसरा सदिश वेक्टर फॉर्म हो गया। क्या हो गया? दूसरा वेक्टर फॉर्म हो गया। ये तो सदिश रूप हुआ किसका? कूलम के नियम का सदिश रूप ये हो गया। ठीक है। अब देखो भैया, हम लोग एक चीज जानते हैं, जब हम लोग क्लास 11th में वेक्टर पढ़े थे और नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को मिलेगा भैया क्लास 11th का भी, एकदम वहां पे एकदम कंटिन्यू हो जाइएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने जानते हैं कि 2 1 जो होगा -R1 के इक्वल होगा। ये क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले एक देखिए, एक से दू जा रहा था, अब दू से एक आ रहा है, तो मतलब डायरेक्शन चेंज। जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ, आप दोनों में से किसी में भी वैल्यू रख दो। हम एक वाला में रख देते हैं F12, इसलिए F12। अब आप बोल रहे होंगे ये आप क्या कर रहे हैं सर? कुछ कर रहे हैं, अभी देखो आप। F12 इज इक्वल टू आ गया K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यहां R21 की जगह मेरा क्या आ गया? -R12 यूनिट वेक्टर। अब इधर आ जाते थोड़ा सा, तो यहां पे क्या आया? F12 इज इक्वल टू K, सॉरी ये माइनस आगे ले लो, तो माइनस K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर इंटू आर कितना 1 2। आप ये वाला देखो तो थोड़ा सा कहीं है क्या? F21 में है, तो यहां क्या आ गया? F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इससे क्या साबित हो रहा है? इससे साबित ये हुआ कि कूलम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। लिखेंगे अतः कूलम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। समझे मेरे दोस्तों? ये जो था कूलम के नियम का सदिश रूप था। अब कूलम के नियम का और एक सदिश रूप है, उसको भी जान लीजिए, लेकिन ये निर्वात में नहीं है। ये निर्वात में नहीं है दोस्तों। हम लोगों को अगर देखना है, कह दिया कि निर्वात में कूलम के सदिश नियम को बताइए, तो आप क्या करोगे? इसको, ये तो सदिश नियम है पर ये निर्वात में नहीं है। हम लोग अभी देखेंगे निर्वात में कूलम के सदिश का नियम। चलिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम मतलब नीचे उतरेंगे, तब तक ले लोगे ना? ले लोगे, चलो। ले लिया ना भाई, ले लिया ना। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, चलो थोड़ा जल्दी ना। हाँ सर, थोड़ा जल्दी कर देंगे तो ठीक रहेगा सर। बहुत दिक्कत हो रहा है सर। सर आपको दिक्कत हो रहा है ना भाई? हम ही को दिक्कत हो रहा है, एकदम थक गए हैं। हाँ तो आइए अब देखते हैं, यदि आवेश यदि आवेश निर्वात में हो, कहा? निर्वात में हो, तो कूलम के सदिश नियम वो निर्वात में नहीं था। अब अगर निर्वात में आवेश है तो कूलम के सदिश नियम क्या होगा? आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एक प्लेन है, यहां पे मान लीजिए ये एक प्लेन है, y ये x एक्सिस, ये आपका z हो गया। क्या हो गया? z हो गया। अब मानिए कि यहां पे आपका
एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है जिसमें Q1 चार्ज है, Q1 आवेश है, यहां निर्वात में, यहां हवा नहीं है। फिर कह रहा है कि दूसरा बिंदु आवेश ये आपका B है, यहां Q2 है। अब इसको आप क्या करिए, यहां पे मूल बिंदु है, यहां से आप इसको यहां मिला दीजिए और आप इसको भी यहां से यहां मिला दीजिए, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है इस दिशा में है, ठीक है। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है R1, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। इसका भी डायरेक्शन जो है ना दोस्तों ये है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर जो है R2 है, क्या है, R2 है। अब ये देखिए, ये इधर से आना शुरू किया तो Q1 Q2 पर की दिशा में जा रहा है। तो चलिए इसका तो हो गया R1 2 यूनिट वेक्टर, इसको थोड़ा सा यहां लिख देते हैं यूनिट वेक्टर। और अगर हम देखें ये इधर से जाना शुरू करेगा, इसको देखेंगे तो इसका डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि ये Q2 Q1 पर बल लगाएगा, तो यहां हो गया R21 यूनिट वेक्टर। अगर इधर नहीं दिख रहा है तो अपन यहां लिख देते हैं, नहीं इसको यहां कर देते हैं R21 यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। अब देखो जी Q1 Q2 पर क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। क्यों, क्योंकि हम दोनों सेम प्रकार के चार्ज को लिए, ठीक है। ये हो गया F1 किस पर लगा रहा है, 2 पर। F1 इधर जो रहेगा वो लगाएगा इस पर, वैसे ही 2 1 पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया F1 2 वेक्टर, ठीक है भाई। चलो ये फिगर तो हम लोगों का बन गया, बड़ा मस्त बन गया। अब यहाँ पे बिंदु A है और B है, R1 R2 है, लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस हमको नहीं पता, पता है क्या, नहीं पता है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं आगे। भैया आपको पता है ना कि F जो है, F इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। R² जब इसके बीच के डिस्टेंस होता है तब R² होता है। यहाँ पे अगर वैल्यू दिया रहे तो, अगर R वैल्यू दिया होता तो ये होता, पर यहाँ पे मेरे को कोई वैल्यू ही नहीं दिया है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 Q2 अपॉन AB का स्क्वायर, ये ना होगा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में ले लूं, वेक्टर फॉर्म में ले लूं तो K इंटू Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन ए बी का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर यहां आ जाएगा। यही तो खेल था भैया, हमको यही लाना था। अब इससे आगे आराम से बढ़ जाएंगे। अगर हम देखेंगे यहां पे 1 2 अगर हमको निकालना है, वेक्टर 1 2, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ जाओगे तो फिर खेल खत्म। अब देखो 2 किस पर फोर्स लगा रहा है, Q1 पर, तो इसका डायरेक्शन यहां पे दिखा रहा है, इधर की डायरेक्शन दिखा रहा है, R21 आ जाएगा ना, यानी यहां आएगा K Q1 Q2 अपॉन AB, हाँ, का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। या फिर इसको आप एक काम करो, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां पे आप मॉड्यूलस लगा दो, ठीक रहेगा, क्योंकि ये दूरी है और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए अगर नेगेटिव में आएगा तो मॉड लगा दिए हैं, वो प्लस में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। चलो यूनिट वेक्टर ये आ गया। अब हम लोग यूनिट वेक्टर का भी वैल्यू निकालेंगे और ए बी का भी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे एक फॉर्मूला बता रहे हैं। यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर ऑफ ए बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वेक्टर ऑफ ए बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या फिर सदिश ए बटे
परिमाण, ए का परिमाण। ठीक, चलो अब पहले ए बी तो निकाल लो। ए बी, आप लोग त्रिभुज का सदिश नियम पढ़े ही होंगे। तो हम किधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, देख रहे हो डायरेक्शन मेरा इस दिशा में, तो यहां से आप जाएंगे ऐसे ऐसे डायरेक्शन, लेकिन ये बंदा आकर के यहां रोक दे रहा है कि आओ तुम लोग कैसे आएगा, हम पार नहीं होने देंगे। मतलब ये दोनों जितना ताकत लगाएगा ये अकेले उतना लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए बी जो है और R2 बराबर अकेले होगा R1 के, बराबर क्या होगा, अकेले R1 के हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए ये ऐसे करके जा रहा है, कहां से, त्रिभुज के नियम, त्रिभुज के सदिश योग नियम से है, क्लास 11 से। तो अगर इसका डायरेक्शन कैसे गया, ऐसे गया ऐसे गया, आप नहीं समझ पा रहे, देखिए एक त्रिभुज बनाए ऐसे, ये ए हुआ, यहां पे इसका डायरेक्शन इधर दे दिए, और ये बी हुआ, ये दोनों का डायरेक्शन सेम था, पर यहां आकर के इसको कोई कट कर दे रहा है, ये सी। तो सी जो होगा ना, सी आपका ई दोनों के योग के बराबर होगा। सी जो होगा ये, सी जो होगा ये दोनों के बराबर होगा, समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो R2 उधर ले जाओ, तो ए बी हमको क्या मिल गया, R2 माइनस, सॉरी R1 माइनस R2 मिल गया। मतलब वेक्टर हमको यहां पे मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसी से R21 निकाल लीजिए, इसको आप वेक्टर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपको 2R1 यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ए क्या निकला है मेरा, आप लिखो ना भाई, ए बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ठीक है, अब यहां पे ए बी क्या निकला है, R1 माइनस R2, ठीक है, बटे मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2। इस इक्वेशन को कुछ मान लो, नहीं तो वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए ना, अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो आराम से आ जाएगा ना। चलिए, तो F12 इज इक्वल टू क्या आया, के Q1 Q2 बटे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर है पहले से। अब यहां पे क्या आ जाएगा, क्रॉस नहीं, यहां पे क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 बटे R1 माइनस R2, क्या भाई ये हुआ। अब यहां पे देखिए दोनों सेम चीज है, तो बेस जब एक ही रहेगा तो गुना में पावर का जोड़ हो जाता है। इसमें पावर कितना है, 2, और यहां 1, टोटल कितना हो गया। तो F12 इज इक्वल टू आया के Q1 Q2 इंटू R1 माइनस R2 बटे R1 माइनस R2 वेक्टर लगा दीजिए का क्यूब। ये हम लोगों का F12 निकल गया। अगर आप चाहें तो आप क्या करिए, F21 निकालिए, इतना अब आगे नहीं ना जाना है, खाली इसको पलट दीजिए, कुछ नहीं करना है, ये R2 को आगे कर दीजिए, R1 को पीछे कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा आपका के Q1 Q2 R2 माइनस R1। देखिए पलट दिए, कुछ ना, R का करेंगे R2 माइनस R1 का क्यूब। यहां से तो बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इससे भी हम प्रूव कर सकते हैं क्या, गति का त्रित नियम। देख लो, खाली डायरेक्शन चेंज करेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा, कैंसिल, बात खत्म। ठीक है, तो ये क्या था दोस्तों, ये था निर्वात में कूलम का सदिश रूप। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा भैया इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग करेंगे, करना ही है, कैसे नहीं करेंगे यार, एकदम बहुत सारा। अभी अब क्या देखना है जानते हैं, अब हम लोगों को थोड़ा सा
सिमिलरिटी देखना है कि कूलम्स लॉ और न्यूटन के बारे में सर इतना बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स और क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स और हम लोग कूलम बल के बीच में थोड़ा सा तुलना करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला दो पिंडों के बीच लगने वाले द्रव्यमान का गुणनफल बल होता है और उसके दूरी के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, सेम डिफिनेशन लगभग आ रहा है, खाली यहाँ आवेश कर दिया है, वहां पिंड कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों में क्या समानता है, आइए करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं समानताएं किसका, कूलम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में। यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि हम क्या बता रहे हैं ना। कूलम कूलम बल तथा गुरुत्वाकर्षण में समानताएं। आइए हम लोग क्या देख रहे हैं, समानताएं देख रहे हैं। एक इस साइड लिखते हैं, एक इस साइड लिखते हैं ना, ठीक हो जाएगा। चलिए पहला नंबर हम लोग देखेंगे तो फोर्स जो है एफ ई किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, यानी इलेक्ट्रिक करंट में, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिक चार्ज में बल कूलम बल कहलाता है। और ये के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां पे अगर हम देखें ग्रेविटेशन बल तो क्या होता है, G इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है भाई एक समानता। तो चलो ये है पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कूलम बल जो होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों पर, दोनों होता है इसमें ना, इसमें या फिर लिखेंगे यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, आपका जो कूलम गुरुत्वाकर्षण जो होता है ये केवल आकर्षण बल होता है, यह हमेशा आकर्षण बल होता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, यानी विद्युत बल जो है या कूलम बल जो है, कूलम बल गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से हाँ बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। ये क्या होता है, यह बहुत कमजोर या दुर्बल लिख दो ना, दुर्बल होता है किसकी अपेक्षा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की अपेक्षा। चौथी बात याद रखना, यह गति के तृतीय नियम का पालन करता है, जबकि ये जो होता है ये भी आपका, यह भी गति के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है भाई लोग, चलो और आगे देखोगे तो देख सकते हो यह संरक्षी कंजर्वेटिव बल होता है या फिर इंट्रैक्शन फोर्स होता है। जितना आप कहोगे लिख सकते हो। चलिए अब हम लोग
देखते हैं, थोड़ा चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी नॉमेरिकल पार्ट में अब हम लोग घुस गए हैं। यानी जितने सारे कॉन्सेप्ट हम लोग किए, उन कॉन्सेप्ट से हम लोग नॉमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और यदि नॉमेरिकल्स भैया सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, जितना पढ़े वो सब याद हो जाएगा, फिर एग्जाम में ताबड़तोड़ तहलका मचा देंगे, है ना। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी नॉमेरिकल नंबर 1। यह क्या कह रहा है, कह रहा है 8 गुना 10 पर पावर -14 मीटर की दूरी। जब मीटर बोला है और दूरी भी, तो मतलब आर दिया है कितना, 8 गुना 10 पर पावर -14 मीटर दूरी पर स्थित एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर स्थिर विद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखो भैया क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी देखना, यानी Q1 जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखेंगे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैसे ही अगर आप Q2 देखोगे तो प्रोटॉन पर आवेश देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन पर क्या दिखा देते हैं, थोड़ा सा साइन दिखा देते हैं माइनस, क्या माइनस। और ये अगर देखूं तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q1 Q2 मिल गया, R भी मिल गया, कूलम बल निकालने बोल रहा है, विद्युत बल, मतलब F चाहिए, तो F के लिए K भी तो चाहिए ना। और K इज इक्वल टू क्या था 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बता चुके हैं ना दोस्तों। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं और निकाल लेते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुट करूं, एकदम सर कीजिए। वैल्यू क्या आ जाएगा, K का आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9। Q1 क्या आ जाएगा भाई, Q1 आ गया -1.6 इंटू 10⁻19। अगर Q2 की बात करूं तो 1.6 इंटू 10⁻19। अब यहां चलते हैं, R स्क्वायर, R कितना 8 गुना 10 पर पावर -14 का स्क्वायर। चलो पहले हम लोग गुना करते हैं, दोनों में पावर देखिए माइनस माइनस है तो बेस एक ही हो गया, तो जुड़ जाएगा 19 और 19 38। 38 में 9 चल गया, 38 में 9 चल गया, घटाइए ना, 19 में 9 घटा दो, या बचा 10 19, कितना 10 और 19 29 आ जाएगा, कितना 29, यानी 9 इंटू 16 16 256, यानी -2.56 गुना कर लिए इंटू 10⁻−29 बटे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। और देखो पावर में पावर का गुना होता है, स्क्वायर क्या बोलते हैं उसको, पावर में पावर का गुना होता है, उसका स्क्वायर नहीं होता। तो 14 दूनी 28, तो यहां पे आ गया इंटू 10 पर पावर -28। ये देखो 29 में ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 29 में से 28 चल गया तो -10 बचेगा। और इसको इससे आप इंटू कर लीजिए, ठीक है, इसको इससे इंटू करिए और इससे भाग दे दीजिए, तो आपका कितना आएगा 3 पॉइंट कितना हो जा रहा है भाई, थोड़ा सा रुको कैलकुलेट कर दे रहे ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। यहां पे अगर आप देखें तो आ जाएगा आपका 9, रुकिए थोड़ा सा यार क्या बोलूं, 9 इंटू क्या है भाई 2 पॉइंट इधर, हाँ 2.56 कितना आया 23 पॉइंट आया 23.0, ठीक है 88 64 वही ना दिया, ठीक है। बट यहाँ नहीं दिख रहा है ना भाई, नहीं दिख रहा होगा तो इधर कर देते हैं, यहाँ पे 23.04 गुना 1 बचा बटे 64 नहीं जाएगा, तो 1 10 और इसमें लगा दिए 230 हो गया, कितना 230 भागा कर दीजिए 64 से,
आ जाएगा 3.6। कितना? 3 यहां लिख देते हैं, एगो 10 इसमें और बढ़ा दो और इसमें गुना कर दो, तो आपका फोर्स जो आया 3.6 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन आगे और करते हैं। चलिए चलिए ले लीजिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कहते हैं निर्वात में 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आवेश के एक गोले पर देखो यहाँ पे क्या करा, निर्वात में 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आवेश के एक गोले पर 0.4 गुना 10⁻⁻6 कूलम आवेश के एक दूसरे गोले के कारण स्थिर विद्युत बल कितना दिया हुआ है? 0.1 न्यूटन। प्रथम गोले के कारण द्वितीय गोले पर बल तथा दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे करके एक गोला यहां रखा है, एक गोला यहां रखा है, इन दोनों के बीच ये आर निकालने बोल रहा है। यहां पे एक चार्ज दिया हुआ है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 और यहां पे एक दिया हुआ है कितना? 0.4 गुना 10⁻⁻, ये भी 6। ठीक है, तो भैया इस गोले और इस गोले के बीच जो आपका बल लगेगा इक्वल लगेगा। तो पहला नंबर अगर हम लोग देखें तो लिखेंगे एक गोले तथा दूसरे गोले पर बल क्या होगा? 0.1 न्यूटन ही होगा। अब आओ जी, ए नंबर इसको कर लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब चलो देखते हैं Q1 कितना है? 0.8 गुना 10⁻⁻6 है कूलम में, ठीक ना। उसके बाद Q2 की बात करूं तो कितना दिया है? 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और आपका फोर्स जो दिया गया है वो दिया गया 0.1 न्यूटन। बस बात खत्म। यहां पे हमको आर निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो भैया एफ बराबर क्या होता है? चलो यहां से देखते हैं। एफ बराबर क्या होता है? के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। एक काम करो, आर स्क्वायर यहां ले आओ और आप आर स्क्वायर यहां ले आए और ये एफ यहां आ जाएगा, के इंटू Q1 Q2 अपॉन एफ। ठीक है, अब वैल्यू एक बार बैठा लेते हैं। के का वैल्यू तो आप सबको पता ही है, के का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना है? 0.8 गुना 10⁻⁻6। उसके बाद Q2 कितना है? 0.4 गुना 10⁻⁻6। ठीक है, बटे अगर देखूं दोस्तों तो ये है 0.1, एक 1 यहां ले आऊं तो एगो 0 यहां और बढ़ जाएगा 10, 6 6 12 10⁻⁻2 आया। कितना? 10⁻⁻2 बचा। अब ये सब गुना कर देते हैं। 9 9 गुना 8 चौक 32, 8 चौक 32 यानी 0 पॉइंट कितना गुना कर देते भाई, रुकिए। के ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, चलिए इधर 10, यहाँ 6 6 12, 12 में 10 गया तो -2 बचा। अब हम लोग गुना कर लेते हैं 9 इंटू 0.8 इंटू 0.4। कितना आया दोस्तों? आ गया आपका 2 पॉइंट, यहां आर स्क्वायर है अभी, 2.88 आया। अब आर अगर निकालना चाहेंगे तो यहां अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2.88 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, -2। हाँ, तो अब क्या करें?
एक काम करो, इसको भी इससे भाग ही दे दो तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी यहाँ 100 से भाग लग जाएगा तो आएगा 0.0288। अब इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका r इज इक्वल टू आ जाएगा 0.17 मीटर। ये आया। अब हम लोग चलिए देखते हैं, इधर क्लियर है दोस्तों। चलिए आप क्वेश्चन नंबर इसको देख लेते हैं। कहता है वायु में स्थित दो, क्या कह रहा है, वायु, वायु यहां पे हमने देखा निर्वात में, अब देख रहे हैं वायु में। कहता है वायु में स्थित दो इलेक्ट्रॉन के मध्य बल का मान, क्या वो इलेक्ट्रॉन Q1 और Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, यानी मध्य बल का मान एक इलेक्ट्रॉन के भार का इतना गुना है। यानी F जो बोल रहा है, F जो बोल रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा रुको ना भाई, F इज इक्वल टू बोल रहा है 0.5 भार, भार क्या होता है, mg होता है, सबको पता है mg किसका, इलेक्ट्रॉन के। अब लिख लो, और आपको पता होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है। ठीक है, लगा लो यहां पे। तो अब हम लोगों का यहां पे F आ जाएगा 0.5 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 गुना G का वैल्यू क्या होता है 9.8, यहां लिख दे रहे हैं। किधर लिख दूं, किधर लिख दूं, इधर ही कर लेते हैं, यहां कॉमा दे दिए। G का वैल्यू होता है 9.8, क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो F हम लोगों का ये निकल के सामने आया। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है कि Q1 और Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब Q1 इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। Q1 Q2 निकल गया। अब हम लोग फॉर्मूला में चलते, R निकालना है, तो R का फॉर्मूला यहां पे निकाल दिए है ना, किधर, यहां पे। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इंटू Q1 और Q2 इक्वल है, Q1 Q2 इक्वल है अपॉन F कर लो। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते K इंटू Q1 का स्क्वायर अपॉन F। तो अब आप एक काम करो, रूट अगर हटा दूं तो यहां आ गया अंडर रूट, K का वैल्यू बैठा दो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, आर ई Q1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 स्क्वायर, ऐसे ले लिया, 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर बटे F क्या है 0.5 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 9.8, ये सारा रूट। अब देखो 1.6 का स्क्वायर कर लो, 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू यहां पे लिख लेते हैं इंटू कितना आ जाएगा 2.56। ठीक है दोस्तों, और 19 दूनी 38, 10 टू द पावर -38 बटे में। अब ये चलो, अब एक काम करो, इतना लंबा चौड़ा तो नहीं करेंगे, हम लोग गुना कर लेते हैं, मोबाइल से नहीं दोस्तों, आप लोग खुद गुना करिए। अभी हम वैसे गुना करने जाएंगे तो ज्यादा समय ले लेगा ना, अगर आप लोग गुना करते चलोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। कितना 9.8 इंटू 9.1 इंटू 0.5 कितना आया, आया आपका 44.59 इंटू 10 टू द पावर कितना है 31 -31। ऊपर यदि चल जाएगा तो 38 में से 31 चल गया, कितना बचा -7 बचा, -7 में यहां पे
9 में से -7 गया तो 2 बचा। अब इस सब को भी गुना करियो और यहाँ पे इक्वल में लिख के सॉल्व कर देते हैं। 9 गुना 2.56 हाँ आया 23.04 बटे यहाँ आ गया और r गुना 10 पर पावर 2 बटे में यहाँ आ गया 44.59 ठीक है रूट ठीक। अब चलो वैल्यू अगर r हम निकालें तो ये गुना कर दिए तो 2304 हो गया। कितना 2304 हो गया दोस्तों। अब इसको 2304 को डिवाइड कर देते हैं 44.59 से तो आ गया आपका 51.67 रूट में। अब इसका स्क्वायर रूट यदि कर दें 7.2 आया। कितना 7.2 मीटर ये हम लोगों का आर निकला। बस कैलकुलेशन में ही, उसके बाद कंसेप्ट तो भैया एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए अब फिर से हम लोग आगे और क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा कवर कर लेते हैं ताकि क्या होगा दोस्तों कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और फिजिक्स का आप हीरो बन जाओगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चेक करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए देखते हैं। थोड़ा सा तो एकदम टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है पर टेढ़ा नहीं है। आइए देखते हैं। कहता है दो बिंदु आवेश Q2 बराबर कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम तथा Q1 इज इक्वल टू दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम क्रमशः 3, 5, 1 मीटर। यानी अगर आप प्लेन देखते हैं प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसमें से एक्स वाई जेड यानी एक्स एक्सिस में ये है वाई एक्सिस में ये है जेड एक्सिस में ये है ठीक है। एक्स एक्सिस आई को डिनोटेट करता है वाई एक्सिस जे को डिनोटेट करता है ना सूचित करता है और जेड एक्सिस के को सूचित करता है यूनिट वेक्टर को मीटर तथा 132 मीटर पर स्थित है। कूलाम के नियम के सदिश रूप का प्रयोग करते हुए F12 तथा 2F1 का मान ज्ञात कीजिए। कूलम के सदिश नियम से देखिए क्वेश्चन आ गया। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए भैया Q2 जो दिया गया है Q2 जो दिया गया है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम है। वहीं पे Q1 जो दिया गया है आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम है। उसके बाद यहां पे देखिए एक तल में से ये जो दिया गया है इसको हम लोग R2 मान लेते क्योंकि पहले यहां पे क्या है Q2 तो वो R2 हो गया पोजीशन वेक्टर R2 ठीक है। R2 फर्स्ट में I कनेक्ट हो जाएगा ठीक है एक्स एक्सिस में है वाई एक्सिस में J यूनिट वेक्टर आ जाएगा और जेड एक्सिस में जेड अक्ष वाले नंबर में आई सॉरी के को 1 से इंटू कर दिए तो के यूनिट वेक्टर आ गया। वैसे ही अगर R1 हम लोग देखें तो यहां पे अब वैसे ये आई हो गया क्यों क्योंकि आई को 1 से गुना करेंगे तो आई होगा 3 को जे से आप गुना कर दो वैसे ही भैया 2 के कर दो यहां पे। अब हम लोगों को पहले F12 निकालना है। क्या F12 देख लेते हैं। F12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका F12 इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों K इंटू Q1 Q2 ठीक है Q1 Q2 उसके बाद बोलिए 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 यहां पे R12 यानी 2 माइनस R1
का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1, यानी आपको R2 माइनस R1 निकालना है और R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो चलिए इसको आप अभी सोने दीजिए। अब पहले R2 माइनस R1 निकाल लीजिए। R2 माइनस R1, R2 क्या है, ये वाला है, लिख दीजिए इसको 3i प्लस 5j प्लस k, इसमें से माइनस कर देना है किसको, इसको, i प्लस 3j प्लस 2k। अब देखो भैया, 3i में से एक i चल गया तो क्या आ गया, 2i। 5j में से 3j कैंसिल हुआ, कितना बचा, 5 में से 3 चल गया तो यहां भी 2j बचा। अब 2 में से एक में से -2 चल गया तो माइनस k बचा। अब इसका आपको क्या निकाल लेना है, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। और आपको पता है कि मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और यहाँ पे जो नंबर्स होता है, इसका जो कॉफिशिएंट होता है उसको सी बोलते हैं। तो ए की जगह क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर। बी के जगह क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर। फिर प्लस इसके पास आप -1 का स्क्वायर करेंगे, जब नहीं कुछ दिखे तो 1 होता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1 कर दिए, तो यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 प्लस 1। अब देखिए आया 9, 9 का कितना आ गया, 3। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इक्वेशन 1 में रख लीजिए। अब यहाँ पे F1 2 कर रहे, तो इधर आपका k कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब बोलोगे ये कहां से k का वैल्यू, यही होता है, पढ़ा के हम भी कब से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, याद तो हो ही गया होगा। उसके बाद Q1, Q1 कितना है, Q1 5 इंटू 10 टू द पावर -6। Q2 कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, इनटू R2 माइनस R1 कितना निकला, R2 माइनस R1 2i प्लस 2j माइनस k, रहने दो, बटे 3 का क्यूब। तो यहां पे चलो गुना करते हैं, 5 तिया 15, ठीक है, 15 नाम 135। कहीं कुछ दिक्कत, काहेला उतना क्या करेंगे, अब काट देंगे ना, तो ये हो गया 9 गुना 5 गुना 3 गुना, देखो यहाँ पे 6 में से 9 में से 6 चल गया, कितना सॉरी 6 -6 और -6 कितना हो गया, -12। क्योंकि बेस जब सेम रहे तो गुना में पावर का जोड़ होता है, तो -6 और -6 कितना हो गया, -12। यहां भी बेस सेम है तो -12 में से 9 चल गया तो -3, कितना, -3 इंटू 2i प्लस 2j माइनस k। ठीक है भाई, इसको 3 गुना 3 गुना 3 तो लिख ही सकते, एगो गया 3 तिया 9 चल गया, खत्म। अब यहाँ क्या आया, 5 गुना 10 पर पावर -3 इंटू 2i प्लस 2j माइनस k। ठीक है, ये चलो, अब यहाँ पे ये वेक्टर को हटाना है, तो आप क्या करिए, आप 1 2 का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। यहाँ गया 5 गुना 10 पर पावर -3, हाँ, इंटू में रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ आ गया 5 गुना 10 पर पावर -3 गुना 2 2 4, यहाँ हो गया अंडर रूट 9। तो अब इधर आ जाते हैं, तो यहाँ आ गया F12 इज इक्वल टू 5, और यहाँ 9 का कितना निकला, 3, 9 का कितना निकला, 3, तो 5 तिया 15 गुना 10 पर पावर -3, इतना ना होगा जी। एगो पॉइंट हटा देंगे तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि यहाँ देखो 1.5 इंटू 10 कर देंगे तो 15 फिर हो जाएगा ना, तो वो 10 इसमें से एक घट गया,
F12 जो है दोस्तों वो आपका इतना न्यूटन निकला। कितना? इतना न्यूटन। अब हमको F21 चाहिए और F21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1.5 इंटू 10⁻⁻²। ये भी तो मैग्नीट्यूड में आएगा। हाँ, तो चलिए F21 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1.5 इंटू यहाँ ना हो रहा है, यहाँ कर देते बराबर 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। यानी दोनों इक्वल आएगा ना जी, गति के तृतीय नियम याद करिए, इक्वल ही आएगा। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और भैया अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि 2025 हम लोग फाड़ फूड़ करके आगे बढ़ने हैं और नीट निकालेंगे, जेई निकालेंगे, नीट निकालेंगे, अच्छा डॉक्टर बनेंगे, जेई निकालेंगे, बड़ा इंजीनियर बनेंगे। तो चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके जरूर बोलिएगा दोस्तों। एक चीज क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोग जो है ना लाइक देते हैं ना कमेंट देते हैं, जिससे क्या होता है हौसला भाई धीरे धीरे छोटा पड़ जाता है। उसके बाद क्या और बोलूं दोस्तों, इसलिए चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।